Okay, good afternoon all of you. गुड आफ्टरनून सर। अच्छा बेटा, गुड आफ्टरनून। मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ। ये क्वेश्चन जो आपको एक असाइनमेंट दिया था किरचॉफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस का, ये उसमें था। और आज दक्ष ने क्वेश्चन पूछा कि ये सॉल्व नहीं हुआ। क्या बाकी सबसे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? नो सर। नो सर, ये वाला नहीं हुआ। ठीक है, अभी कराते हैं। वेटिंग फॉर फ्यू मोर टू ज्वाइन और फिर स्टार्ट करते हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं पूछते हो? जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं बेटा, पूछा करो, ठीक है? और किसी भी टाइम पे मैसेज कर दो, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात ये कि क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं पढ़ने के लिए। तो आप उन स्टेप्स को, उन रूल्स को फॉलो करो ना। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है वो मुझे बताओ तो सही, तभी तो उस प्रॉब्लम को हम लोग दूर कर पाएंगे। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और एग्जैक्टली वैसे देखा जाए तो मैंने क्वेश्चन आपको केवीएल और केसीएल से रिलेटेड दिया था, और यहाँ पर हम लोग केवीएल केसीएल किस तरह से अप्लाई करेंगे ये समझते हैं। अच्छा, ये वाली जो प्रॉब्लम है, ऑल्दो के बुक के अंदर ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको असाइनमेंट शेयर किया था उसमें दी हुई थी, बट ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है? और जहां पर एक कंप्लीट सर्किट इज नॉट गिवन टू यू बट स्टिल यू हैव टू अप्लाई केवीएल एंड केसीएल। दूसरा, हमने ये भी बात सीखी थी कि केवीएल केसीएल अप्लाई करने के लिए आपके पास एक क्लोज्ड लूप होना चाहिए, बट अगर क्लोज्ड लूप नहीं है तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? देखो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अच्छा, एक चीज देखें कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट I1 इज मूविंग, और इस जंक्शन पे आने के बाद करंट I2 इस ब्रांच में चला जाता है और करंट I3 इस ब्रांच में चला जाता है। तो बेटा केसीएल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और जब हमने केसीएल किया था तब भी मैंने ये बात बोली थी कि केसीएल बहुत कम जगहों पर जनरली अप्लाई होगा, लेकिन जहां कहीं पर भी अप्लाई होगा तो वहां पर केसीएल का है बेटा। सर आपकी आवाज और वीडियो क्या है? आवाज और वीडियो क्या हो रहा है? रुक रहा है? मतलब वीडियो ऐसे लैग हो रहा है और आवाज कट। नहीं, मेरे दूसरे डिवाइस पे तो बिल्कुल ओके चल रहा है बेटा, सामने सामने। अभी सही है, लेकिन पहले अभी आप। अच्छा, वो होता है, हो सकता है बीच में कुछ हुआ हो। ओके, अच्छा फिर से देखें। तो मैंने बोला था कि केसीएल बहुत कम जगहों पर जनरली आप अप्लाई होता हुआ देखते हैं, बट जहां कहीं पर भी अप्लाई होगा तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने में केसीएल का एक डिसाइसिव रोल होगा। अब ये डिसाइसिव रोल यहाँ पर केसीएल का कैसे है, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर केसीएल अप्लाई करूं तो केसीएल क्या कहता है? समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। अब इस नोड में देखें, करंट I1 इज एंटरिंग, तो I1 पॉजिटिव होगा, I2 इज लीविंग, I2 नेगेटिव होगा, I3 इज लीविंग, I3 नेगेटिव होगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को कैसा लिख सकता हूँ? I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, अब देखो बेटा ध्यान से, आपने कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। मैं इस ब्रांच की अगर बात करूं, हाँ बोलो बेटा। ये वाला दोबारा समझा दो। अच्छा, केसीएल क्या था? केसीएल कहता है एट एनी जंक्शन समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0, यानी सभी करंट्स का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है?
तो जब हम साइन कन्वेंशंस अप्लाई करते हैं तो करंट एंटरिंग द सर्किट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. नाउ दिस इज द करंट I1 व्हिच इज एंटरिंग द जंक्शन, तो I1 पॉजिटिव हो जाएगा. I2 लीव कर रहा है तो I2 नेगेटिव होगा. I3 भी लीव कर रहा है तो I3 भी नेगेटिव होगा. ठीक है. यस सर. तो I1 minus I2 minus I3 is equal to 0. तो I1 will be equal to I2 plus I3. ठीक है बेटा. यस सर. अच्छा, अब समझो कि ये वाली ब्रांच, इस वाली ब्रांच को देखो. ठीक है. इस पर्टिकुलर ब्रांच में इस नोड के ऊपर 8 वोल्ट्स है, लेकिन यहां पर पोटेंशियल कितना है हमें नहीं पता. लेकिन करंट हमेशा कब फ्लो करता है? व्हेनेवर देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड. तो लेट कर ले इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल है V. तो पोटेंशियल डिफरेंस 8V माइनस V अप्लाई होगा तो कुछ करंट I1 फ्लो करेगा ना. तो देखो जरा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. तो मैं I1 को क्या लिख सकता हूं? I1 को लिख सकता हूं 8 माइनस V, 8 वोल्ट माइनस V अपॉन I किसके बराबर होगा? V बाय R ना. तो डिफरेंस इन पोटेंशियल तो आ गया. पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 8 माइनस V अपॉन R कितना? 5 इज इक्वल टू. अब इस ब्रांच में आ जाओ I2 में. डिफरेंस करंट की डायरेक्शन ये है, यानी V माइनस 6 अपॉन रेजिस्टेंस कितना? 10 प्लस इस ब्रांच में आ जाओ. डिफरेंस कितना? V माइनस 4 अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है? 15. इक्वेशन बन जाएगी. यस सर. यस सर. इस इक्वेशन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर. सबको क्लियर है ये इक्वेशन? यस सर, क्लियर है. यस सर. नंदिनी बेटा क्लियर है. स्नेहा क्लियर है. वैष्णवी? यस सर. ठीक है. नकुल? यस सर. अब इसको ध्यान से समझें. तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 8 माइनस V इज इक्वल टू V माइनस 6 बाई 2 प्लस V माइनस 4 बाई 3. अब इसको सॉल्व कर लो तो 3V माइनस 18 प्लस 2V माइनस 8 अपॉन 6. तो 48 माइनस 6V लिख सकते हैं. यस सर. अच्छा, इसको फर्दर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 48 प्लस 18 और 8 26, 3V प्लस 2V 5V और इधर आ जाएगा 6V, तो 11V हो गया. तो 11V इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 74. तो V की वैल्यू आ गई 74 अपॉन 11 वोल्ट. ठीक है. यस सर. अब इस V की वैल्यू को उठा के किसी भी एक में पुट कर दो तो I1 निकल जाएगा. I1 is equal to 8 minus 74 upon 11 upon 5. So this will be 88 minus 74 upon 55. So this is 14 upon 55. ये वैल्यू आएगी 0.2545 एम्पियर्स. ठीक है बेटा. यस सर. यस सर. अब I1 पता लग गया तो आपको I2 भी पता लग जाएगा और I3 भी पता लग जाएगा, है ना? यस सर. तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चंस करने का तरीका पता लग गया. तो ट्रिक क्या है यहाँ पर? ट्रिक सिर्फ इतनी है, जंक्शन पे जहां पर आपके पास डिफरेंट करंट्स मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली कि करंट अगर फ्लो करेगा तो देयर मस्ट बी सम कॉमन पोटेंशियल हियर. और जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वायर में वही रिस्पॉन्सिबल होगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर उसके लिए. यस सर. तो बस, तो फिर क्वेश्चन हो गया, है ना? इजी था.
Yes, sir. Yes, sir. ट्रिक क्लियर हो गई ना कि अगर मान लो ओपन सर्किट दे रखा हो तो आप करंट निकाल लो पहले पोटेंशियल डिफरेंस यूज करके। ठीक है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आज हमने स्टार्ट करना था, वो आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमारा जो नया टॉपिक है यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो दूसरी एप्लीकेशन थी वो करनी आसान हो जाए। और वो जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर के भी आपके कोर्स में देयर आर 2 एक्सपेरिमेंट्स। तो वो 2 एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हैं वो भी समझेंगे आज, अगर वहां तक पहुंच पाए तो। बट पहले बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। अच्छा दक्ष, इसके अलावा जो 2 क्वेश्चन थे वो तो बेटा लूप वाले थे, उसमें तो सिर्फ आप लूप बना सकते हो। ट्राई करोगे एक बार उनको? सर करा था बट समझ मतलब मेरे को बेसिकली कुछ ऑप्शंस वाले क्वेश्चन पता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उनमें से एक क्वेश्चन के मैं सिर्फ लूप लूप बनवा देता हूँ, ठीक है? तो आसान हो जाएगा करना। चलो देखो, अच्छा एक क्वेश्चन ये दे रखा था बेटा, जहां पर एक 3 वोल्ट की बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, एक और यहाँ पर बैटरी है, एक और रेजिस्टेंस है, और ये बैटरी है 5 वोल्ट और 3 ओम्स। ये 2 ओम्स के लिए, 3 ओम्स के लिए 5 वोल्ट, ठीक है? और इसके नीचे एक अननोन रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर। यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको वो ले रहा है 1 एम्पियर, और यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको वो मान रहा है आई, ठीक है? तो उसको एक तो आई की वैल्यू चाहिए और एक आर की वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो एक काम करें, पहले मैं सिर्फ ये वाला लूप कंसिडर कर लूं, ए बी सी डी ई एफ। ये जो वर्टेक्स के नाम है ये मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, आप क्वेश्चन के अंदर देख लेना कि क्या दिया हुआ है, ठीक है? पहले एक लूप बना लेते हैं। लेट्स से कि मैं जो लूप है वो ये वाला कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो करंट्स दे ही रखे हैं उसमें। अगर इस लूप को कंसिडर करूं तो बेटा ए एफ सी बी ए। ए से जब हम एफ पे गए तो कोई ड्रॉप नहीं मिला, लेकिन एफ से जब हम सी पे जा रहे हैं तो जो ड्रॉप मिल रहा है बेटा वो बाद में मिलेगा, लेकिन सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला +5, फिर ड्रॉप मिला -3i। क्यों लिया माइनस? क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है एंड वी आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है? ये बात क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Clear. Yes. अब जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये 1 एम्पियर करंट इस तरफ आएगा, तो ड्रॉप यहां मिलेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस विल बी +2। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है -3 = 0। तो हमें करंट मिल जाएगा आई। आई की वैल्यू क्या मिली? 5 + 2 7, 7 - 3 is 4, तो -3i = -4। तो आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 4/3 एम्पियर्स। आ गई ना आई की वैल्यू 4/3 एम्पियर्स, जिसको आप 1.33 एम्पियर्स भी लिख सकते हो, ठीक है? अब अगर इस आई की वैल्यू 4/3 एम्पियर्स है तो देखो ध्यान से, ऊपर से करंट नीचे आएगा, इस नोड के ऊपर दोनों के दोनों करंट्स ऐड हो जाएंगे, तो नीचे वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा? 1 + Sir, 4/3, 2.33 amperes. 2.33 एम्पियर्स। तो यहां ड्रॉप आ जाना चाहिए। अब एक काम करो, सबसे पहले एक ये वाला लूप ले लो, एक बड़े वाला लूप ले लो, ठीक है? वैसे ये वाला लूप अगर मैं ले ही लूं तो आर शायद कैलकुलेट हो जाएगा। इसी वाले लूप को कंसिडर करो, ये है आपका एफ ई डी सी एफ। एफ से ई पे गए, देयर इज नो ड्रॉप, लेकिन इधर जाएंगे तो ड्रॉप मिलेगा
2.33 R, नीचे से ऊपर गए फिर वापस आए, तो आपके बार मिला प्लस ऑफ I into 3 minus of 5 is equal to 0, but I की वैल्यू हमें पता है, so this is 2.33 R plus of 1.33 into 3 minus 5 is equal to 0, so 2.33 R plus 3.99 minus 5 is equal to 0, तो R की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी बेटा यहां से। Yes, sir. हो जाएगी ना? Yes, sir. अब अगर R की वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी पता लग जाएगा। तो R की वैल्यू आएगी अपॉन 2.33 और ये कितना हो गया 1. Sir, approximately 1 ही आ जाएगा ऊपर। 1.01, ठीक है। तो आपके पास पोटेंशियल किसके बराबर होता है I into R, तो I तो है आपके पास 2.33, R है आपके पास 1.0 अपॉन 2.33, ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज 1.01 वोल्ट। दक्ष क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन भी? यस सर। सबको क्लियर है? अन्वेषा क्लियर है बेटा? Yes, sir. स्नेहा दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए बेटा? Yes, sir. समर्थ दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं? Yes, sir. और स्टेप्स भी क्लियर है कि कैसे करने हैं? वैष्णवी, Yes, sir. माही क्लियर है बेटा? Yes, sir. आशी, आन्या, Yes, sir. Yes, sir. अभिमन्यु, यस सर। ठीक है बेटा। दक्ष अब थर्ड वाला ट्राई कर सकते हो? यस सर। ट्राई करना, ठीक है? वो भी Okay. इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ओके सर। ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट है बेटा आज हम बात करेंगे ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। अच्छा मुझे ये बताओ व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है? बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये कोई फोर्स नहीं है, तो आप अगर ये फोर्स नहीं है तो फिर आप ईएमएफ को डिफाइन कैसे करोगे? कोई भी जना, कोई भी बता सकता है आप सभी में से व्हाट इज ईएमएफ? Sir, it is the electric potential produced by changing magnetic field. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंट्रोड्यूस्ड बाय, Sir, नहीं sir, produced by changing magnetic field. अच्छा प्रोड्यूस्ड बाय, Yes, sir. कोई और? कुछ ऐसी टर्म्स में बताने की कोशिश करें जो हम सभी के लिए थोड़ा सा समझना आसान हो। मतलब जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि डेफिनेशन मस्ट बी सो सिंपल कि एक लेमन को भी समझ में आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा हाँ बोलो बोलो। जनरेटर या बैटरी जो एक दूसरे से मतलब एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अच्छा समझो। अच्छा एक बात बताओ, आपने सेल सभी ने देखा है? यस सर। है ना? अच्छा इस सेल के अंदर यहां पर हमेशा लिखा होता है, ये रहा, ठीक है? आपको दिखेगा नहीं बट सेल में ना लिखा होता है कि ये कितने वोल्ट का सेल है। यहां पर लिखा हुआ है इसमें कि ये 1.5 वोल्ट्स का सेल है, ठीक है? बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप इस 1.5 वोल्ट के सेल को अगर किसी मल्टीमीटर के अक्रॉस लगाएं, so then this will give you 1.2 volts or 1.3 volts approximately.
एग्जैक्टली 1.5 वोल्ट ये नहीं देगा। आप बिल्कुल ब्रांड न्यू लेके आओ, मल्टीमीटर के अक्रॉस इसको चेक करो, दिस विल गिव यू 1.3 वोल्ट्स, अराउंड 1.3 वोल्ट्स अप्रोक्सीमेटली। कभी भी 1.5 वोल्ट नहीं देता। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल होगा वो भी एग्जैक्टली यही काम करेगा, आपको एग्जैक्ट वो ईएमएफ जो कंपनी क्लेम कर रही है वो नहीं देगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रीजन? रीजन ये होता है कि हर सेल किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है। अब जनरली सेल के अंदर जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स के अलावा, जैसे आपने एक सेल फ्रेशली प्रिपेयर किया, एक आपका एनोड है, एक आपका कैथोड है, बीच में आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल जो हमने बनाया है जिससे कि सेल, यानी इन इलेक्ट्रोड्स की रेजिस्टेंस, इस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है वो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस सेल के अंदर ही करवा देती है। अब वो जो रेजिस्टेंस होती है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को जनरली हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। लेकिन अगर हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें, हम ये मान के चलें कि ये सेल कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, तो सेल रेजिस्टेंस ऑफर करता कब है? whenever you draw some current from the cell, तो सेल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। लेकिन अगर आप सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो, लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ये सेल इसके अंदर सिर्फ पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब हमारे हाथ में है, एंड वी आर नॉट ड्रॉइंग एनीथिंग, हम कोई करंट इससे ड्रॉ नहीं कर रहे, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम the maximum potential present across the terminals of the cell is called EMF. तो आप EMF को डिफाइन कैसे करोगे? As the maximum potential across the maximum potential across the terminals of the cell when no current is drawn from the cell। यानी सेल कोई भी करंट हम सेल से ड्रॉ नहीं कर रहे, या फिर आप ये कह सकते हो, और when cell is in open circuit, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सेल आपका किस में होना चाहिए? ओपन सर्किट में होना चाहिए। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और जितना मैक्सिमम पोटेंशियल ये ऑफर करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ईएमएफ। क्लियर है बेटा? यस सर। अभी देखो, इस रिमोट में मैंने दोनों सेल्स लगा दिए, ठीक है, तो क्योंकि दोनों सेल्स मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं, तो अब सर्किट कंप्लीट हो गया होगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कोई भी ईएमएफ हमें नहीं बताएगा, ये हमें क्या बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। ठीक है, यानी जो मुझे मिलेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर हम इससे कोई करंट ड्रॉ ना करें तब मुझे क्या मिलेगा? ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, ठीक है बेटा? यस यस सर। Yes. अच्छा, तो इससे एक कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया, और वो कंक्लूजन ये है कि जो ईएमएफ होता है वो हमेशा बड़ा होता है, किससे? पोटेंशियल डिफरेंस से, है ना? यानी कि E बड़ा होगा किससे? पोटेंशियल डिफरेंस से। तो E माइनस V विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, इतनी बात? यस यस सर। तो बेटा E माइनस V को मैं क्या लिख सकता हूं? लेट I बी द करंट ड्रॉन, तो ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस। So this will be the relation between EMF potential drop, यानी E minus V will be equal to I into small r।
So this is the relation between EMF and potential drop. यानी difference of EMF and potential drop is the drop across internal resistance of the cell. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अब इस सेल को मान लें कि इसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस थी स्मॉल r, इसका पोटेंशियल था V, और इसको बेटा मैंने एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया और यहां मैंने लगा दी एक की। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन की इज ओपन, तो व्हाट दिस सेल इज ऑफरिंग, दिस सेल इज ऑफरिंग EMF। ठीक है? Yes, sir. एंड एज सून एज वी क्लोज इट, तो अब करंट ड्रॉ कर रहा है कौन? ये लार्ज रेजिस्टेंस कुछ करंट ड्रॉ कर रहा है ना, तो ये जो करंट ड्रॉ कर रहा है, तो अब मुझे क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अब इसकी इक्वेशन बना के देखें, तो मैंने बताया था कि सेल की अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, याद करो हमने एक 4 सेल वाला क्वेश्चन किया था, एक 4 सेल वाला क्वेश्चन। Yes, sir. तब आपको इन सेल्स की वैल्यूज के साथ साथ रेजिस्टेंस भी दे रखी थी, तो मैंने क्या बोला था? आप उस रेजिस्टेंस को साथ में काउंट कर लो। तो अब ऑब्वियसली इस वाली रेजिस्टेंस के साथ ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं सीरीज में काउंट हो जाएगा, हो जाएगा, Yes, sir. है ना? तो जो करंट आ रहा था इसके अंदर, अगर EMF E था, तो ड्रॉप किसके इक्वल होगा? तो ड्रॉप इक्वल होगा I इंटू आर। ये ड्रॉप होगा I इंटू आर। तो बेटा E माइनस I इंटू आर विल बी इक्वल टू I इंटू स्मॉल आर। और अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अगर I यहां से कॉमन निकाल लूं, ठीक है, या एक काम करें, यहां से V कॉमन निकाल दें, तो दिस विल बी E बाय V माइनस 1 इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल आर। और अब आप इसको लिख सकते हो I इंटू कैपिटल R E बाय V माइनस 1 इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल आर। तो I से I कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों के अंदर करंट तो सेम ही जा रहा था। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन बनेगा कैपिटल R which is drawing some current from the cell into E by V minus 1. So this will be the relation for internal resistance, and of course unit क्या रहेगी? ohms. तो internal resistance का relation सबको clear है? Yes. मजा आया। Yes, sir. कहाँ से नहीं समझ में आया बेटा? और जब आपने रेजिस्टेंस को सॉकेट में लिया ना वहां से। अच्छा चलो ठीक है, फिर से करते हैं। जब मैंने सर्किट को रेजिस्टेंस में सर्किट में रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, जब तक मैं इसकी बात कर रहा था ये ओपन था, तो EMF क्या था? E था बेटा, यस। ठीक है। जैसे ही हमने इसको क्लोज किया, ठीक है, तो V किसके बराबर हो जाना चाहिए? आपका IR के बराबर हो जाना चाहिए। यस। हो जाना चाहिए ना? हाँ जी। तो V बराबर हो जाना चाहिए था I इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यस। ठीक है, तो बेटा हम IR को ही तो V लिखते हैं ना। इसको मैंने कैसे लिखा? I इंटू कैपिटल R प्लस ऑफ स्मॉल r। तो अब ये V के बराबर ना होके किसके बराबर होगा? टोटल EMF के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि याद करो किरचॉफ लॉ क्या कहता है क्लोज्ड लूप में, कि आप अब इसको V नहीं मानेंगे। V तो किसके अक्रॉस हुआ? इसके अक्रॉस हुआ ना, तो अब आप इसको क्या मान लोगे? E मान लोगे। अब किरचॉफ लॉ अप्लाई करके देखो, सबसे पहले इसके अक्रॉस ड्रॉप मिला, फिर इसके अक्रॉस ड्रॉप मिला, और फिर हम क्या लेंगे? बैटरी का EMF लेंगे। सो दिस विल बी E माइनस ऑफ कैपिटल R इंटू स्मॉल r इंटू I। यही होना चाहिए। फिर से समझो, एक सेल है, इसका EMF E है,
लेकिन इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। आपने इस सेल को एक रेजिस्टेंस के साथ लगाया, लेकिन अभी ये किसमें है बेटा, ओपन सर्किट में है, ठीक है। तो उस टाइम तक ये क्या ऑफर करेगा, ई ऑफर करेगा ओपन सर्किट में, यस Yes, sir. ठीक है। एज सून एज वी क्लोज इट, तो ये वाली रेजिस्टेंस को मुझे सीरीज में लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वन मोर रेजिस्टेंस, जो कि किरचॉफ लॉ के लिए यहां वाला ड्रॉप भी मुझे कैलकुलेट करना ही करना है ना। हाँ जी। अब आप यहाँ पर एक लूप बनाओ, कोई भी डायरेक्शन ले लो, लेट्स से कि करंट ऐसे गया, ऐसे आएगा, तो यहाँ पर वापस आ गया। इस लूप में आपने डायरेक्शन ली, सबसे पहले इसके अक्रॉस ड्रॉप मिला आई इंटू स्मॉल आर, फिर इसके अक्रॉस ड्रॉप मिला आई इंटू कैपिटल आर, वापस गए तो क्या मिल गया, माइनस ऑफ ई इक्वल टू 0 मिल गया बेटा। यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो गया, आई इंटू आर इज इक्वल टू ई माइनस ऑफ आई इंटू कैपिटल आर। यही तो इक्वेशन बनाई थी हमने, क्योंकि आप आई इंटू कैपिटल आर को क्या कह सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप कह सकते हो ना। यस। तो बस तो बेटा ये बन गया ई माइनस वी इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। यस। तो हमारे पास दो रिलेशन हो सकते थे, एक रिलेशन तो ये हो गया, एक रिलेशन आप यहां से भी निकाल सकते हो, आप इसको भी कह सकते हो कि R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो वो आई इंटू आर के बराबर ही आ जाएगा, यानी वही वैल्यू आ जाएगी, ये वाला, ठीक है। यस। तो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, क्या होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। Yes, sir, clear. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर के लिए ये जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी था कि ईएमएफ है क्या, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने मीटर ब्रिज किया। पोटेंशियोमीटर इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। अब एक व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन यानी मीटर ब्रिज हम कर चुके, और मीटर ब्रिज के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। आज बात करेंगे इसकी दूसरी एप्लीकेशन के बारे में, एंड दैट एप्लीकेशन इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर काम किसके आता है, स्लाइड वायर ब्रिज या व्हीटस्टोन सॉरी मीटर ब्रिज हम यूज करते थे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। लेकिन मीटर ब्रिज में खास बात क्या थी कि वायर जनरली 1 मीटर की ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। एक क्वेश्चन हमने करा था जहां 1 मीटर से ज्यादा वैल्यू आती थी, ठीक है, ज्यादा हो सकती है। लेंथ बढ़ाने से हो क्या जाएगा, लेंथ बढ़ाने से मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी इंक्रीज करती है। कैसे, अगर आप याद करो एक वायर के ऊपर अगर हम कहें कि कुछ कांस्टेंट करंट में इसमें फ्लो कराऊं, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मुझे क्या देता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड मैंने आपको पहले भी सिखाया था, एनीथिंग which is per unit length which changes with respect to length is called its gradient। तो potential gradient का मतलब क्या हुआ, potential per unit length। तो लेंथ जितनी ज्यादा होती चली जाएगी पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही कम होता चला जाएगा, है ना। Yes, sir. और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होने का मतलब क्या, कि वेरिएशन इन पोटेंशियल बहुत छोटा होता चला जाएगा, है ना। यस सर। ओवर द लेंथ बिटवीन द सक्सेसिव पॉइंट्स, जैसे जैसे आप आगे की तरफ मूव करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। Yes, sir. इट मींस कि नल पॉइंट ज्यादा मैग्नीफाइड आएगा। आप जो प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यू विल फेस देयर,
और आप कहोगे कि इसके बारे में तो हमने कभी सोचा नहीं था, और वो प्रॉब्लम क्या होगी कि मीटर ब्रिज की वायर के ऊपर जहां पर आप जॉकी प्लेस करते हो, जो रीडिंग आपको मिलती है वो रीडिंग बार बार अगर आप उसी पॉइंट पर लेने की कोशिश करो तो नहीं मिलेगी, हमेशा कुछ इधर या कुछ उधर मिलेगी। ठीक, ऐसा तब होता है जो बैटरी सोर्स हमने लगा रखा है 2 वोल्ट का, वो सोर्स अगर बैटरी एलिमिनेटर से लगाया यानी रेक्टिफायर के थ्रू लगाया, ठीक है, तो ये वेरिएशन हमेशा देखने को मिलेगी। अदरवाइज यू हैव टू यूज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल जो कि आपको डायरेक्ट करंट दे, लेकिन उसका ईएमएफ बहुत ज्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करता। तो जनरली हम क्या करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका ईएमएफ रिड्यूस होने लगता है, तो जनरली हम क्या करते हैं, बैटरी एलिमिनेटर्स यूज करते हैं। अब बैटरी एलिमिनेटर्स यूज करते हुए जो नीडल है ना, वो इस तरह से ऑसिलेट करती रहती है। ठीक है, अगर नीडल इस तरह से शिफ्ट होती रहेगी तो दिस विल नॉट गिव यू अ मैग्नीफाइड नल पॉइंट। तो हमें तो नल पॉइंट क्या चाहिए, फिक्स नल पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट को घटाने की कोशिश करते हैं, के की वैल्यू रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बढ़ा देंगे, लेंथ बढ़ा देंगे। आपके स्कूल्स के अंदर मैक्सिमम केसेस में जो पोटेंशियोमीटर होगा बेटा आपके पास, ये एक 10 वायर का पोटेंशियोमीटर होगा एंड ईच वायर इज ऑफ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो इसके फ्री टर्मिनल्स हैं, 0 100, दिस इज 101 200 201 300 301 400 401 500 501 600 601 700 701 800 801 900 and this is 901 1000। तो लेंथ आपके पास होगी 10 मीटर्स। अब 10 मीटर लेंथ होने का मतलब ये हो गया कि नल पॉइंट मैग्नीफाइड मिलेगा और ज्यादा एक्यूरेट मिलेगा। इट मींस कि मीटर ब्रिज की अगर लेंथ की वायर अगर बढ़ा दी जाए, वायर की लेंथ अगर बढ़ा दी जाए तो उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाएगी, इट विल गिव अस मोर एक्यूरेट वैल्यू। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन ऑफ ऑल द फिजिक्स टीचर्स जनरली ये पूछते हैं वाइवा में, मार्केट के which one is more sensitive, meter bridge or potentiometer? So the answer is potentiometer. Why it is more sensitive? Because the potential gradient is less in case of potentiometer. ठीक है, क्लियर रहेगी एक ये बार बात? क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, एक बार आवाज कट रही थी आपकी। देखो क्वेश्चन ये था, out of the meter bridge and potentiometer which one is more sensitive and more accurate? So the answer is potentiometer. And why it is more accurate? Because its its potential gradient is less, because the length of the wire is very large in case of potentiometer as compared to meter bridge. ठीक है, यस ठीक है। Now what is the principle of potentiometer? अब प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जनरली जब भी कभी पूछा जाता है तो फिर से बच्चे कहते हैं दैट इट इज बेस्ड अपॉन व्हीटस्टोन्स ब्रिज। ना, इट इज नॉट बेस्ड अपॉन व्हीटस्टोन्स ब्रिज। आप ये प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, ऑल्दो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज, बट आप ये नहीं बोलोगे कि इट इज बेस्ड अपॉन व्हीटस्टोन्स ब्रिज। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है, लिखें प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट when a constant maximum current is made to flow, when a constant maximum current is made to flow in the potentiometer wire,
then potential difference across any length of the wire of uniform cross section, then the potential difference variable. then the potential difference across any length of the wire of uniform cross section and uniform composition is directly proportional to its length. And uniform difference. Uniform cross section and uniform composition is directly proportional to its length. तो कहता है V potential difference at any part of the wire is directly proportional to the length कब when I is constant, यानी current flowing through the wire is constant. तो बेटा V is equals to K times of L and K is equal to V by L, और इस K को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, यस सर. ठीक है बेटा. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का लेंथ के साथ अगर एक ग्राफ बनाना हो V और L के बीच में, तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी. ठीक है, तो स्लोप आपको क्या बताएगा? स्लोप आपको बताएगा सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, यानी अल्टीमेटली क्या देगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट देगा. अच्छा एक बात बताओ, स्लोप ज्यादा होगा तो पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है, या स्लोप कम होगा तो पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है? स्लोप कम होगा तो? बिल्कुल ठीक. ये थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी आपका पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा. ठीक है, ठीक है बेटा. अच्छा जी, यस सर. अब आ जाए पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस पे. तो जो पोटेंशियोमीटर है बेटा, इसकी दो एप्लीकेशंस हैं. पहली एप्लीकेशन है जो कि आपको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी करना है, या आपका एक्सपेरिमेंट 1 भी है, और आप इसको पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट 1 है, या फिर आप इसको कह सकते हो एप्लीकेशन 1. ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहती है? फर्स्ट एप्लीकेशन कहती है टू कंपेयर EMF of two cells. To compare EMF of two cells. अब देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पोटेंशियोमीटर एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की, बट इसका प्रिंसिपल इज कंप्लीटली डिफरेंट. ठीक है, दूसरी बात, अब क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है तो काम तो उसी के ऊपर करेगी कि भाई कोई एक नल पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट. अब नल पॉइंट कहां होगा? जहां दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए? 0 हो जाए. ठीक है, हमें वही पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला काम, आप पोटेंशियोमीटर के अंदर सबसे पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करो, और कंडीशन क्या है कि I कांस्टेंट होना चाहिए. तो एक कांस्टेंट करंट इसके थ्रू फ्लो करवाओ. ठीक है, इसके बाद जितनी भी बातें मैं बोलूंगा बेटा, बहुत गौर से कान लगा के ध्यान से सुनना. ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर एक ना एक वाइवा क्वेश्चन या एक ना एक 1 मार्कर बनेगा इस टॉपिक पे. ठीक है, मैंने क्या करा, सबसे पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट को मान लिया A. ठीक है, और इस पॉइंट से मैंने एक बैटरी कनेक्ट की. इस बैटरी को मैंने नाम दिया ऑक्सिलरी बैटरी, या फिर बहुत सारी बुक्स के अंदर या टीचर्स इसको ड्राइवर सेल भी कहते हैं. ठीक है,
या तो बोला जाता है इसको ड्राइवर सेल, या फिर हम लोग कहते हैं इसको ऑक्सिलरी बैटरी। इसको हमने कनेक्ट किया एक रियोस्टैट के साथ, रियोस्टैट को कनेक्ट करा एक एमीटर के साथ, और एमीटर को कनेक्ट कर दिया पॉइंट बी के साथ। तो रियोस्टैट किस लिए लगा रहे हैं? रियोस्टैट का काम क्या होता है? रियोस्टैट का काम होता है सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करना, ठीक है, कि फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करना। तो हमने एमीटर लगाया और रियोस्टैट को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि एमीटर में हमें मैक्सिमम रीडिंग दिखाई दे, ठीक है। तो एक मैक्सिमम कांस्टेंट करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है बेटा। यस यस सर। अब आप वो दो सेल्स लो जिन सेल्स का ईएमएफ आपको कंपेयर करना है। इन दोनों सेल्स के E1 और E2 के पॉजिटिव एंड्स को उस एंड से कनेक्ट करो जिस एंड से बैटरी का पॉजिटिव एंड कनेक्ट था, यानी ये पॉजिटिव एंड था। तो तीनों की तीनों बैटरीज या तीनों के तीनों सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहा है। फिर आप यूज करेंगे एक टू वे की, दिस इज की 1, दिस इज की 2। इसको कनेक्ट करा एक गैल्वेनोमीटर के साथ, और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करा एक फ्लोटिंग जॉकी के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, पहली इंपॉर्टेंट बात, आपका बेटा ऑक्सिलरी बैटरी का ईएमएफ सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए E1 और E2 से, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जब आप अपना सर्किट टेस्ट करोगे तो सर्किट आपको रॉन्ग दिखाएगा। कहने का मतलब, आप सर्किट टेस्ट कैसे करते हो? जॉकी को सबसे पहले इस वाले एंड पर कनेक्ट करोगे तो गैल्वेनोमीटर विल गिव यू एन एक्सट्रीम डिफ्लेक्शन आइदर ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट। जैसे आप यहां पर टच कराओगे इस वाले एंड पे तो वो अपोजिट एंड पर एक्सट्रीम डिफ्लेक्शन देगा। इट मींस देयर मस्ट बी अ पॉइंट ओवर दिस लेंथ ऑफ द वायर जहां पर आपको 0 मिल जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है बेटा। यस यस सर। अब सबसे पहले दूसरी यहां पर प्रिकॉशन क्या लेनी है कि सर्किट मस्ट बी टाइट एंड करेक्ट। ये दो प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है। इसका ईएमएफ सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए, इन दोनों में से किसी से भी, मतलब दोनों से इनफैक्ट, और सर्किट आपका टाइट होना चाहिए। अब एक काम करो, सबसे पहले K1 को क्लोज करो और जॉकी को टच करके देखो। लेट्स से किसी एक पॉइंट L1 पे जॉकी आपको क्या दे रहा है? नल पॉइंट ऑफर कर रहा है। इट मींस कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0 हो गया। सो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, है ना। तो ईएमएफ हमने क्या सीखा था? हमने ईएमएफ में ये बात सीखी थी कि ईएमएफ क्या होता है बेटा? ईएमएफ होता है the maximum potential across the terminals of the cell when no current is drawn from the cell, या when the cell is out of the circuit। तो जब इस ब्रांच में ही कोई करंट नहीं है तो ये वाला सेल कोई भी करंट ऑफर नहीं कर रहा ना? नो सर। ठीक है, तो इसका मतलब E1 is directly proportional to L1। कब? when K1 is closed and K2 is open। अब क्या करो? K2 को क्लोज कर दो और K1 को ओपन कर दो। तो अब इस केस के अंदर आपको जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी वो L2 मिलेगी। नाउ K2 is closed and K1 is open, है ना। तो बेटा E1 upon E2 will be equal to K times of L1 upon K times of L2। Now K is constant for this potentiometer। K क्या था? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ था। किस पे? एक कांस्टेंट करंट पे। नाउ करंट इज नॉट वेरिंग तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो K से K कैंसिल आउट हो गया। सो डिजायर्ड फार्मूला विल बी E1 by E2 is equal to L1 by L2। यानी कि ये दोनों सेल्स का ईएमएफ हमने कंपेयर कर लिया। बट
ईएमएफ कभी भी यहां से कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ ईएमएफ कंपेयर ही कर सकते हो। ठीक है बेटा? यस सर। तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? एवरीबडी इज ओके विद दिस पार्ट? यस। If anybody is having any doubt, you can ask right now. स्नेहा, कोई प्रॉब्लम है बेटा? सर। सर बोलो बोलो भाभी। सर। हाँ जी, बोलो बोलो। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। ये वाला ठीक है। हाँ जी। देखो, सर्किट तो क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। सबसे पहले बेटा हमने K1 को क्लोज करा और K2 को ओपन रखा, तो इट मींस ओनली E1 इज इन द सर्किट। यस सर। अगर वो इस पर्टिकुलर लेंथ L1 के ऊपर आके मुझे नल पॉइंट देता है, ठीक है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए। यस सर। तो पोटेंशियल एट ए अगर पोटेंशियल एट जे के बराबर है तो VA माइनस VJ 0 हो गया। It means there is no current flowing in this branch. That is why galvanometer is showing null deflection, यानी zero value. यस सर। तो E1 is directly proportional to L1 according to the principle of potentiometer. यस सर। क्योंकि वो अब क्या ऑफर कर रहा है? EMF ऑफर कर रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं ऑफर कर रहा है ना? यस सर। यस सर। सेम इज द केस विद E2। आप K1 को ओपन करके K2 को क्लोज कर दो। नाउ E1 is out of the circuit and E2 is in the circuit. यस सर। So similar situation occurs here, and let's say the null point is somewhere at this point J dash. तो वो लेंथ Yes, L2 sir. हो जाएगी। तो E2 is directly proportional to L2. यस सर। तो अगर मैं इन दोनों की रेशियो ले लूं तो हमें क्या मिलेगा? E1 by E2 is equal to L1 by L2. यस सर। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं E1 is equal to L1 by L2 times of E2. यस सर। तो ये कंपैरिजन हो गया ना दोनों के EMF का? यस सर। यस सर। बस इतनी बात है बेटा। किसी और को कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में इसकी दूसरी एप्लीकेशन और दूसरी एप्लीकेशन के बाद पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चंस, वो भी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। दूसरी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से हम किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। यानी कोई सेल कितनी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस हम पोटेंशियोमीटर से निकालेंगे। ठीक है बेटा? एंड दैट इज ऑल्सो योर एक्सपेरिमेंट। ठीक है? यस सर। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट टाइम आई होप कि ये टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है? आज भी बेटा 3-4 लोग एब्सेंट हैं। मैं फिर से, आप लोग वीडियो देखेंगे तो मैं आप लोगों से बेटा फिर से ये गुजारिश कर रहा हूँ, क्लास मिस ना करा करें। टॉपिक अगर कोई नहीं समझ में आता है तो अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, वी हैव एम्पल टाइम विद अस। आप चाहे 4 क्लास फालतू रखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? वैसे भी मैं नेक्स्ट वीक से तो ऑलरेडी मैंने बोल ही दिया है कि हम लोग डेली क्लास रखेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। तो मंडे को जो क्लास है वो हमने क्या टाइम सेट किया था? 1 to 2 ना? 1 o'clock। हाँ सर 1 o'clock। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्लास विल बी एट 1। जो पिछली क्लास में नहीं थे उनको आज पता लग गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास विल बी एट 1 ऑन मंडे। लेकिन तब तक के लिए बेटा ये प्रीवियस टॉपिक्स को अच्छे से ध्यान लगा के एक बार रिवाइज जरूर कर लें, और जो रिवीजन स्केड्यूल मैंने बताया था प्लीज 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 फॉलो करें उसको, है ना? तभी आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अदरवाइज ये बात हमेशा हम कहते रहेंगे यार सब्जेक्ट मुश्किल है, सब्जेक्ट मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, ठीक है? हमने खुद बना रखा है। मतलब पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो मुश्किल नहीं रहेगी कोई भी चीज। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बेटा।